जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंजना क्लासेस में। दोस्तों आज हम जानेंगे कि जो अभी करंट का एक न्यूज आप लोग देखे होंगे कि दिल्ली में केंद्र सरकार और वहाँ की जो केजरीवाल सरकार है, इन दोनों के बीच एक मतभेद हो गई है। केंद्र सरकार ने एक नियम लाई है जिस नियम का नाम है GNCTD अमेंडमेंट बिल। तो क्या है ये बिल, इसके बारे में समझेंगे। हम लोग इतना जानते हैं कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण ऐसा केंद्र सरकार ने कौन सा ऐसा बिल लाया जिसके कारण दोनों के बीच ये मतभेद हो गया। तो दोस्तों ये इस चीज को बताने से पहले हम इस चीज को जरूरी समझते हैं कि पहले हम लोग समझेंगे कि ये केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है और राज्य क्या होता है, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर है, इसको हम बारीकी से समझेंगे ताकि जो करंट का जो बिल आया है वो समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम पॉलिटी का जो सिलेबस शुरू किए थे तो उसमें बताए थे कि भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक चर्चा किया गया था। उसमें हम बताए थे कि भाग 1 में जो है संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा किया गया था। तो संघ एवं राज्य क्षेत्र में कि कौन कौन इसके दायरे में आएगा, तो उसके बारे में बताए थे कि एक राज्य आता है और एक संघ राज्य क्षेत्र आता है, यानी जिसको ही हम लोग केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ये केंद्र शासित प्रदेश जो है आखिर राज्य होने के बावजूद ये केंद्र शासित प्रदेश ही बनाए ही क्यों जाते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। संघ राज्य क्षेत्र यानी संघ राज्य क्षेत्र जिसको ही हम लोग कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश, इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन टेरिटरी। अब देखिए इसको शॉर्टकट में यूटी बोलते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश की जो चर्चा है ये भाग 8 में किया गया है। हमारे संविधान के भाग किस में, 8 में। और अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 239 से लेके 242 तक। हम लोग इसको अनुच्छेद बेसिस पे नहीं पढ़ेंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट के द्वारा समझेंगे कि क्या है, इसका बनाने का कारण क्या है। अभी हम लोग जानते हैं कि वर्तमान में हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। कितना है? 8 है। हम सबको मैप के माध्यम से दिखाएंगे और फिर समझते हैं कि ये बनाए ही क्यों जाते हैं। देखिए ये केंद्र शासित प्रदेश बनाने का बहुत सारा रीजन है। हम देखिए सबको एक कॉन्सेप्ट वाइज लिख दिए हैं कि आखिर ये बनाए ही क्यों जाते हैं। पहला अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय महत्व। पहला चीज क्या हो गया? राष्ट्रीय महत्व। राष्ट्रीय महत्व में आप एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम सुने होंगे, दिल्ली। दिल्ली जो है इसको राष्ट्रीय महत्व के आधार को रख के बनाया गया है। देखिए दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का कारण यह था कि दिल्ली को आपको राज्य के लिए जरूरी नहीं है, ज्यादा जरूरी राष्ट्र के लिए है। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, हम यहाँ बता देते हैं आपको एक आसान भाषा में समझिए कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में देखिए क्या अंतर है कि जो पूर्ण राज्य होता है वहां का जो सीएम होता है, विधानसभा होता है, वो शासन के साथ साथ उस क्षेत्र का भी हेड होता है, यानी उस अपने क्षेत्र में आने वाले कोई भी नियम लागू कर सकता है और वो शासन के साथ साथ क्षेत्र का भी प्रमुख होता है। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वो शासन का तो हेड होते हैं लेकिन वो वहां के क्षेत्र का मालिक नहीं होते हैं। कुछ अंतर है उसको हम स्पष्ट कर देते हैं। देखिए जो पूर्ण राज्य होता है यानी पूर्ण राज्य का पहला फैक्टर ये है कि यहाँ जो केंद्र और राज्य के बीच बहुत सारे ऐसा शक्ति है जो दोनों में बंटवारा किया हुआ रहता है, यानी केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में विभाजन नहीं होता है, वो पूर्ण रूप से यानी पूरा रूप से वो केंद्र के अधीन ही आता है। ठीक है। दूसरा समझिए, जो पूर्ण राज्य होता है वो स्वायत्ता होता है, यानी वो स्वतंत्र होता है, कोई भी नियम लागू करने में और बनाने में वो स्वतंत्र होता है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश जो होता है वो स्वतंत्र नहीं होता है, क्योंकि इसके ऊपर किसका कंट्रोल आता है? तो केंद्र सरकार का। किसका कंट्रोल आता है? केंद्र सरकार का। तीसरा होता है कि राज्य में एक राज्यपाल होता है जो कि कार्यपालिका यानी कार्य यानी कोई भी काम अगर राज्य में शुरू होता है तो राज्यपाल की अनुमति से ही शुरू होता है। लेकिन यहाँ जो होता है केंद्र शासित प्रदेश में ऐसा चीज नहीं है। यहाँ कार्य का जो संचालन होता है राष्ट्रपति अपने द्वारा एक दूत जिसको हम एजेंट बोलते हैं, एजेंट के रूप में
भेजते हैं, जिसको कहीं कहीं प्रशासक कहा जाता है। देखिए सबको हमको समझना है क्या होता है प्रशासक, क्या होता है उपराज्यपाल और क्या होता है मुख्य आयुक्त। यानी वहां जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है केंद्र शासित प्रदेश में, वहां अलग अलग के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल जो होता है राज्य में, वो पूरे संविधान यानी नियम कानून का क्या होता है, हेड होता है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासक होता है यानी उपराज्यपाल जो होता है, वो पूर्ण रूप से संविधानिक प्रमुख नहीं होता है। वो क्या होता है, राष्ट्रपति के द्वारा भेजा गया एक एजेंट के रूप में ही काम करता है। तो ये मेनली अंतर था राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अब हम यहाँ समझे होंगे कि राज्य जो होता है स्वतंत्र होता है कोई भी नियम लागू करने में। अब बताइए कि जब हम राष्ट्रीय महत्व के द्वारा अगर हम दिल्ली को बनाए, अगर दिल्ली को राष्ट्रीय महत्व के रूप में नहीं बनाया तो दिल्ली के पास अपना शक्ति होता, स्वतंत्र होता। मान के चलिए कि कोई विदेशी कोई आदमी, जैसे कहने का अर्थ है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन वो आना चाहते हैं, मान के चलिए कि कोई एक ऐसा डेट रखा जाता है कि दिल्ली में उनके सभा का आयोजन करना है। अगर के अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि नहीं, जिस दिन जो बाइडेन का कार्यक्रम होगा हम उसी दिन कार्यक्रम करेंगे, जहां जो बाइडेन का आमंत्रण किया गया है हम वहीं पे अपना कार्यक्रम को शुरू करेंगे, तो क्या होगा, ये टकरार होगा कि नहीं। क्योंकि राष्ट्रीय ज्यादा जरूरत आपको अरविंद केजरीवाल का सभा नहीं है, ज्यादा जरूरी है कि जो विदेशी अतिथि हैं, गेस्ट हैं, उनका स्वागत करना। तो क्या होता, अगर पूर्ण राज्य का अगर दर्जा अगर दिल्ली को दिया जाता तो यहाँ क्या होता कि ये अरविंद केजरीवाल जी स्वतंत्र होते और ये क्या करते कि देश हित को देखते हुए राष्ट्रीय महत्व में क्या होती, बाधा डालती, जिसके कारण जो होता है बोला गया कि आप जो है दिल्ली जो है पूर्ण राज्य नहीं होगा, वो कैसा होगा, राष्ट्रीय महत्व के लिए एक केंद्र शासित प्रदेश। अर्थात केंद्र शासित प्रदेश होता है तो वो क्या नहीं होता है, कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है। तो पहला क्या हो गया, राष्ट्रीय महत्व। दूसरा होता है अखंडता। देखिए हम आपको मैप के माध्यम से सब कुछ आपको दिखा रहे हैं। हम दिखा दिए कि ये दिल्ली था, ये क्या था, दिल्ली। कि दिल्ली के बारे में दिल्ली को क्यों रखा गया, राष्ट्रीय महत्व के लिए। किसके लिए, राष्ट्रीय महत्व के। दूसरा नंबर है अखंडता। अखंडता का अर्थ होता है कि विखंडन नहीं हो जाए, टूट फूट न जाए, एक दूसरे से अलग नहीं हो जाए। तो अखंडता के द्वारा देखिए 2019 से पहले एक पूर्ण राज्य था, ये जो जम्मू कश्मीर था एक पूर्ण राज्य के उसको दर्जा दिया गया था। लेकिन हुआ क्या कि इसमें डर था कि कहीं ये टूट टूट के अलग ना, यानी अपने समय भारत से क्या हो जाए, अलग नहीं हो जाए। तो अलग ना हो इस आधार पे यानी अखंडता के आधार पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्र शासित प्रदेश, यानी ये इधर वाला जो हो गया जम्मू और कश्मीर और ये वाला भाग क्या हो गया, लद्दाख। यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को किस आधार पे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, तो अखंडता के आधार पे। राष्ट्रीय महत्व के आधार पे किसको बनाया गया था, दिल्ली पे। तीसरा था विवाद। कभी कभी क्या होता है कि दो राज्य एक ही जगह के लिए विवाद कर लेते हैं, झगड़ते रहते हैं कि ये क्षेत्र मेरा होना चाहिए। तो जब विवाद के हो जाए दो राज्यों के बीच, तो वो दोनों राज्यों के जिस जगह के लिए विवाद होता है तो उसको क्या कर दिया जाता है, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा। इसका आप लोग सुने होंगे कि पंजाब और हरियाणा के बीच एक जगह है चंडीगढ़। क्या है, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ को लेके पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद था, जिसके कारण विवाद के कारण चंडीगढ़ को जो है एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दे दिया गया। उसके बाद जो होता है सांस्कृतिक भिन्नता यानी कल्चर, रहन सहन, ये सब अगर आपसे नहीं मेल मिलाप होगी तब भी आपको केंद्र शासित प्रदेश एक अलग राष्ट्र का दर्जा आपको दे दिया जाएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि एक चीज देखे होंगे, यहाँ है दमन और यहाँ है दीव और यहाँ एक जगह है दादरा नगर हवेली। पहले क्या था कि ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश था। अमित शाह जी की सरकार ने क्या किया, यहाँ पे ये तीनों को कंबाइंड रूप से मिला के बोल दिए कि तीनों एक क्या है, दमन दीव और दादरा नगर हवेली। तो दमन दीव और दादरा नगर हवेली को वहाँ के कल्चर यानी उसका रहन सहन, पोशाक, खान पान, ये सब के आधार पे जहाँ जिस क्षेत्र में यानी यहाँ गुजरात के क्षेत्र में ये निवास करता है, तो यहाँ के जो कल्चर से अगर ये थोड़ा भी डिफरेंस होता है, अगर रहन सहन नहीं मिलता है, जिसके कारण भी इसको क्या कर दिया गया, अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। और दूसरा अगर सांस्कृतिक भिन्नता के आधार की बात करेंगे तो एक
केंद्र शासित प्रदेश है पांडिचेरी, जिसका वर्तमान नाम पुडुचेरी। देखिए पांडिचेरी जो है आपको आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी में 4 राज्य है, कितना है 4 जगह फैला हुआ है। देखिए यहाँ पे केरल वाले भाग में है, आंध्र प्रदेश वाले में, तमिलनाडु में। तो पांडिचेरी एक राज्य में है। पांडिचेरी के कितने जिला है 4, उसका नाम है यनम, कराईकल, माहे, पांडिचेरी। क्या क्या है, यनम, कराईकल, माहे और पांडिचेरी। तो ये पांडिचेरी 4 जगह है। तो पांडिचेरी का भी जो सांस्कृतिक जो है वर्तमान यानी जिस क्षेत्र में वो निवास करते हैं वहाँ के लोग वहाँ से अलग होते हैं, क्योंकि पांडिचेरी में ज़्यादा दिन तक फ्रांसीसियों का अधिकार था। तो जो विदेशी लोग थे तो वो लोग तो वहाँ का कल्चर अलग था अपने भारत की तुलना में, तो जिसके कारण वहाँ का कल्चर एक दूसरे से मिलता नहीं था, जिसके कारण क्या कर दिया गया कि सांस्कृतिक भिन्नता के कारण पांडिचेरी को भी अलग कर दिया गया। उसके बाद जो होता है लास्ट फैक्टर है मुख्य भूमि से दूरी। ये हमारा मुख्य भूमि है। अगर इससे ज्यादा दूर अगर कोई आपके कंट्रोल का कोई क्षेत्र हो जाए तो क्या होगा, अगर मान के चलो देखिए मुख्य भूमि के दूरी के आधार पर 2 बनाया गया है, एक है अंडमान निकोबार और एक है लक्षद्वीप। देखिए लक्षद्वीप यहाँ है और अंडमान निकोबार यहाँ है। ये मुख्य भूमि भारत के, अगर हम मुख्य भूमि से बात करेंगे तो ये दूरी पे है। अगर पूर्ण राज्य का दर्जा होता तो ये स्वतंत्र होता, कोई भी कानून बनाने में, कानून को लागू करने में तो सरकार को, देश को डर रहता है कि ये हमारे मुख्य रूप से क्या है दूरी है, यानी मुख्य भूमि से हमसे क्या है दूरी है। ज्यादा दूरी रहेंगे तो क्या हो सकता है किसी विदेशी प्रभाव में आके ये हमारे क्षेत्र से अलग हो सकता है। तो हमारे क्षेत्र से अलग ना हो, अखंडता बरकरार रहे, जिसके कारण क्या किया जाता है कि इसको भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाता है। तो ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसको दूरी के आधार पर बनाया गया, तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो टोटल कितना हो गया केंद्र शासित प्रदेश 8। दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो गया, चंडीगढ़ हो गया, पांडिचेरी हो गया, दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली, और ये क्या हो गया अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अब देखिए आगे हम समझेंगे कि आगे क्या होता है कि यहाँ सरकार यानी कंट्रोल कौन कौन करता है। तो ये पूर्ण रूप से हम पहले ही बता दिए हैं कि केंद्र के अधीन होता है। तो केंद्र सरकार यानी कि राष्ट्रपति जी क्या करते हैं कि अपना एक दूत, एक एजेंट के रूप में सभी जगह फैलते हैं। यानी हर जगह तो मनुष्य निवास करता है, तो जहां मनुष्य निवास करेगा, जहां जनसंख्या होगा, तो जरूरत तो हर किसी को हर चीज की है, डिमांड हर जगह होगा। तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए क्या हर माने यहाँ से राष्ट्रपति जी अंडमान निकोबार भी जाएंगे, यहाँ से राष्ट्रपति जी लक्षद्वीप भी जाएंगे। क्या ये संभव है कि राष्ट्रपति जी अकेले दौड़े? इसलिए अपना दूत के रूप में एक प्रशासक के रूप में भेजते हैं। तो कहीं आप लोग देखते होंगे कि प्रशासक कहा जाता है, कहीं उपराज्यपाल कहा जाता है। अब हम समझेंगे कि कहाँ उपराज्यपाल होता है, कहाँ प्रशासक होता है। उसके पहले समझते हैं कि जो राष्ट्रपति का जो एजेंट होता है उसको हम प्रशासक कहते हैं, और ये संभवतः प्रशासक जो रिटायर्ड IAS यानी IPS जो अधिकारी होते हैं संभवतः उनको ही भेजा जाता है, और जिसको ही कभी कभी मुख्य आयुक्त कहा जाता है, और कहीं कहीं उपराज्यपाल जिसको ही लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब देखिए कि इसमें भी थोड़ा सा अलग है कि जैसे केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या ज्यादा होगा। आप ही बताइए कि जहां लोगों की संख्या ज्यादा है तो डिमांड भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ज्यादा जब डिमांड होगा तो जहां मान के चलो जहां डिमांड ज्यादा है तो क्या प्रशासक बार बार कोई भी डिमांड के चले, नाली साफ करवाना है, रोड बनवाना है, पानी पहुंचाना है, तो क्या राष्ट्रपति जी के पास बार बार ये खबर जाएगा? तब इसके लिए क्या करते हैं राष्ट्रपति जी कि देखिए जहां जिस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या ज्यादा है, तो जनसंख्या ज्यादा होगा तो मांग भी ज्यादा होगा, और मांग ज्यादा होगा तो बार बार राष्ट्रपति के पास तो आप इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। तब क्या कहा जाता है? प्रशासक के रूप में भेजा जाता है उपराज्यपाल को, जिसको ही लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। और उपराज्यपाल जी को क्या नोटिस किया जाता है कि आप वहां एक विधानसभा का गठन कीजिए, और विधानसभा का जहां गठन होगा तो वहां मुख्यमंत्री होगा, तो विधानसभा का गठन होगा और वहां मुख्यमंत्री बनेगा। और साथ ही साथ ये बोला गया है कि जो मुख्यमंत्री को कंट्रोल, यानी देखिए आप उपराज्यपाल को भेज दिए, उपराज्यपाल विधानसभा का गठन किए, विधानसभा का चुनाव होगा, जनता इलेक्ट करेगी, चुनाव करेगी और एक मुख्यमंत्री बनेगी, और मुख्यमंत्री के ऊपर कंट्रोल करने के लिए क्या होगा? उपराज्यपाल होगा। कौन होगा? उपराज्यपाल। लेकिन इस CM और उपराज्यपाल को भी शक्ति सीमित कर दिया गया है कि आप लोग जो है शासन के हेड है।
क्या है, शासन के हेड, उस क्षेत्र का हेड आप लोग अपने आप को नहीं समझिए। कहने का अर्थ है कि शासन में आप लोग नाली ताली साफ कीजिए, शिक्षा को देखिए, सड़क बनवाना है, ये सब कार्य करना है तो आप देख सकते हैं। लेकिन पुलिस वाला मैटर हो चाहे भूमि वाला मैटर हो, इसको हम आगे बताएंगे कि ये सब का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। और आगे हम देखते हैं कि देखिए कहाँ कहाँ प्रशासक होता है, कहाँ कहाँ उपराज्यपाल होता है। तो अब हम समझते हैं कि प्रशासक कहाँ कहाँ होता है। तो प्रशासक के लिए क्या होता है कि जहाँ क्षेत्रफल कम हो, प्रशासक वहां होता है संभवतः कि जहां क्षेत्रफल कम हो। बताइए, क्षेत्रफल कम होगा तो जनसंख्या कम होगा, क्षेत्रफल कम होगा तो क्या होगा, जनसंख्या कम होगा। अब जनसंख्या कम होगा तो लोगों की मांग कम होगा, तो लोगों की छोटा मोटा काम होगा, छोटा छोटा डिमांड होगा, तो उसको प्रशासक तो हैंडल कर सकता है ना। तो उसके लिए वहां पे विधानसभा का गठन नहीं किया जाता है, वहां मुख्यमंत्री नहीं होता है। जैसे दमन दीप और दादरा नगर हवेली छोटा था ना, यहाँ पे क्या होता है, प्रशासक होता है। चंडीगढ़ छोटा था ना, तो वहां भी क्या होता है, प्रशासक। लक्षद्वीप भी छोटा है ना, तो वहां भी क्या होता है, प्रशासक। यानी प्रशासक संभव तो वहां होता है जहां क्षेत्रफल कम, क्षेत्रफल कम तो जनसंख्या कम, और जनसंख्या कम तो डिमांड कम। आगे समझिए कि उपराज्यपाल के लिए ठीक इसके उल्टा है। जहां जनसंख्या क्या हो, ज्यादा हो, जहां जनसंख्या ज्यादा हो, और जहां जनसंख्या ज्यादा होगा तो लोगों का डिमांड क्या होगा, वो भी ज्यादा होगा। जनसंख्या ज्यादा तो मांग ज्यादा। तो ऐसा कौन कौन है, एक दिल्ली। इसलिए बोला गया है कि दिल्ली में क्या है, विधानसभा है, और विधानसभा है तो वहां मुख्यमंत्री है। पांडिचेरी, वहां भी विधानसभा है, वहां भी मुख्यमंत्री। और जम्मू कश्मीर, वहां भी विधानसभा, वहां भी मुख्यमंत्री। और सबको ऊपर कंट्रोल करने के लिए कौन होता है, उपराज्यपाल। अब देखिए तो दमन दीप, दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप, तीन में तो प्रशासक होता है, और तीन में क्या होता है, उपराज्यपाल। लेकिन दो और भी केंद्र शासित प्रदेश है जहां क्या होता है, वहां भी उपराज्यपाल ही होते हैं। लेकिन उसका फैक्टर वहां जनसंख्या ज्यादा नहीं है, मांग ज्यादा नहीं है। उसका एक ही फैक्टर है कि अगर किसी एरिया में क्षेत्रफल ज्यादा हो, वहां का जगह जो है एरिया क्या हो, ज्यादा हो, तब भी उस एरिया के आधार पे वहां भी किसका गठन किया जाता है, उपराज्यपाल का। यानी जहां उपराज्यपाल होता है, जैसे अंडमान निकोबार एक बड़ा जगह है, क्षेत्रफल ज्यादा है, कौन होगा, उपराज्यपाल। लद्दाख, जम्मू कश्मीर से अलग हुआ लद्दाख, वहां क्षेत्रफल क्या है, वहां भी क्या होगा, उपराज्यपाल। यानी उपराज्यपाल जो होता है राज्यपाल की तरह वहां संविधान का प्रमुख नहीं होता है, पहले ही बता दिए हैं। वो क्या होता है, राष्ट्रपति के द्वारा भेजा गया एक एजेंट होता है। तो ये था, हम केंद्र शासित प्रदेश के बारे में समझा दिए कि ये यहाँ पे कैसे कैसे उसका क्या क्या कर्तव्य होता है। अभी जो वर्तमान हमको बताने का जो परिदृश्य था कि दिल्ली के बारे में समझना था। दिल्ली के लिए अब हम नया कानून क्या है, क्या क्या कानून लाया गया था, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम उसको बता देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।